कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर कल की 4% की गिरावट के बाद अभी भी कच्चा तेल को ज्यादा संभला नहीं है, हल्की सी और मुनाफा वसूली के साथ कारोबार। साथ ही बात करेंगे सोने की, जहां पर लगातार गिरावट है। और इस हफ्ते की बात करें तो सोना 2 महीने के लोज पे, चांदी 9 हफ्ते के लोज पर है। और ये एक और हफ्ता है जहां पर नेगेटिव रिटर्न्स के साथ दोनों ही प्रेशियस मेटल्स में काम होता हुआ। बात यहां पर गेहूं चावल की बम्पर पैदावार की भी करेंगे, जहां पर सरकार के थर्ड एडवांस एस्टिमेट्स अब आ चुके हैं। कैसे करें उन नंबर्स को एनालाइज, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़े हैं कुंवर जी ग्रुप के रवि दियोरा और गंगानगर कमोडिटी के एवीपी अमित खरे, पोपले ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपले और एग्री इकोनॉमिस्ट विजय सरदाना से भी करेंगे बातचीत। लेकिन शुरुआत यहां पर कच्चे तेल से करेंगे, जहां पर 4% की गिरावट देखने को मिली। पिछले कुछ दिनों में भाव इसलिए चढ़े थे क्योंकि ओपेक ने कहा कि स्पेकुलेटर्स को वार्निंग है और वो वॉच आउट करें, और जून 4 की मीटिंग अब जो ओपेक की है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन कल रशिया ने कहा कि उत्पादन और नहीं घटाया जाएगा और उसका सीधा असर हमने यहां पर प्राइसेस में आता हुआ देखा। तो करीबन $2 यानी कि 4% की गिरावट यहां पर इमीडिएटली देखने को मिली। रवि, कैसे देखते हैं आप क्रूड प्राइसेस इन करंट लेवल्स पे, क्या करने की राय है? जरूर से डिस्पैट की काफी चिंताएं थी चाइनीज डिमांड को लेके, एज वेल एज चिंताएं थोड़ी बहुत मार्केट में थी। जो बॉन्ड यील्ड्स एंड डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, बट फिर भी सामने जो पॉजिटिव चीज थी कि सऊदी का जो कमेंट आया था कि पर्टिकुलर वो प्रोडक्शन अभी और कट करना चाहेंगे। तो लास्ट बड़ा कट था, उसके बाद अगर ये कट आता तो प्राइसेस एंड सप्लाई ये दोनों में एक कंपेरेटिव एडवांटेज मिलता। सप्लाई कम होती, प्राइसेस बढ़ते, डिमांड वैसे भी नहीं है। तो डिमांड फैक्टर यहाँ कुछ वर्क नहीं कर रहा, जो भी वर्क हो रहा है वो सप्लाई फैक्टर से कर रहा है। कल रशिया ने गेम चेंज किया। अभी ये क्यों प्राइसेस में इतना सडन रिएक्शन आया, क्योंकि काफी टाइम से जब प्राइसेस नेगेटिव में भी गए थे और उसके बाद जो रिकवरी भी आई, उसमें रशिया एंड सऊदी के बीच जो एग्रीमेंट थी वो काफी स्ट्रांग थी। मीन्स कि दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट करके प्राइसेस में एंड अपनी जो पॉलिसी एक्शन है उसमें कुछ ज्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं होता था, और साथ में स्ट्रीमलाइन थी पॉलिसी। बट अभी कल के कमेंट के बाद दोनों के कमेंट्स अलग आ रहे हैं, तो अभी ओपेक की मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। 4 जून को जो मीटिंग है उसके पहले एक करेक्शन है। मुझे लग रहा है कि ज्यादा करेक्शन में सस्टेनेबिलिटी मुझे कम दिख रहा है, क्योंकि अभी डेट सीलिंग को लेकर मामला जो यूएस में फंसा है उसमें कुछ रिजोल्यूशन आता है और उसमें से कुछ डॉलर इंडेक्स या यूएस ट्रेजरी में थोड़ी गिरावट आती है। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में फिर से स्टेबिलिटी लौटेगी। इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेंट में अराउंड 75 है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा अगर और करेक्शन आता है यहाँ पे तो वहां पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहे। लेवल स्पेसिफिक 5900 के आसपास अगर ये मिल जाता है क्रूड डोमेस्टिक प्राइसेस, तो वहां पे आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस डायरेक्ट मुझे लग रहा है कि 520 का लगा है। एक वीक होल्ड करे क्रूड को 6100 तक के लेवल फिर से आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो ये बात हुई कच्चे तेल की, जहां पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रेकमेंड कर रहे हैं रवि। 5958 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। सोने चांदी की तरफ बढ़े उससे पहले क्विकली एक कमेंट नेचुरल गैस पे भी ले लेते हैं, जहां पर प्राइसेस 200 के ऊपर टिकते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑल्दो स्लीपी रहा है ये कमोडिटी काफी लंबे समय से। अमित, क्या व्यू आपका नेचुरल गैस पर? जी, नेचुरल गैस का प्राइसेस जो है अभी दीपाली काफी डाउन मेरे को लगता है। प्राइसेस की अगर मैं बात करूं तो मौजूदा स्तरों पर इसमें एक बिकवाली का ट्रेल दिया जा सकता है। मेरे को लगता है प्राइसेस में 194 के ऊपर का एक स्टॉप लॉस लेके चलें। 175 के लेवल इसमें नियर टर्म में, शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल सेल का ट्रेड रहेगा। ऑलराइट, एक तेजी के साथ कारोबार नेचुरल गैस में आता हुआ काफी समय के बाद 200 के ऊपर के ट्रेंड्स हैं और देखना होगा कि कितना ये सस्टेन यहां पर कर पाते हैं। बात अब सोने चांदी की कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर मुनाफा वसूली जारी है और हमने 2000 के नीचे ये तीसरा ऐसा हफ्ता होगा जहां पर कारोबार होता हुआ देखा है। इस हफ्ते भी नेगेटिव के साथ कारोबार, लेकिन ऑन ग्राउंड डिमांड यहां पर डेफिनेटली बढ़ी है। राजीव, आप कैसे देखते हैं फुटफॉल्स, चाहे वो 2000 के नोटों की खरीदारी हो या फिर प्राइस डिक्लाइन जो एक अनदर एडेड इम्पेटस है फिलहाल बाजारों के लिए, कैसे हैं फिजिकल मार्केट्स? ऑफ कोर्स फिजिकल मार्केट थोड़ा रिटेल डिमांड है ऐसे, बट नथिंग सरप्राइजिंग। भले ये 2000 की बात हो, बट इतनी ऐसे कुछ तो नहीं है विच इज ओवर द बोर्ड, बट नॉर्मल रूटीन रिटेल सेल्स इज ऑन। एंड आई फील बिकॉज गोल्ड रेट इज स्टिल एट 60,000 प्लस, इट इज क्वाइट सेम एज अर्लियर पास्ट वीक्स। तो ऐसे कुछ सरप्राइजिंग रेट्स तो नहीं आए हैं अभी तक एज इन डिमांड ऑल्सो।
राजीव, क्या एक्सपेक्ट करते हैं फिर आप आने वाले महीने 2 महीने से, क्योंकि अब धीरे धीरे यहाँ पर एज वी गेट इनटू जून एंड जुलाई तो शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा, अगस्त आते आते फेस्टिवल सीजन भी शुरू हो जाते हैं यहाँ पर, तो क्या एक्सपेक्टेशन है अगर प्राइसेस ये करंट 60,000 के आसपास ही रहते हैं, क्योंकि हमने हायर में 63,000 भी देखे हैं, तो निचले स्तरों पर कुछ कंसोलिडेशन, क्या प्री बुकिंग्स आई हैं, क्या बायर्स में वापस एंथुजियाज्म है? 60,000 का रेट अभी कंसोलिडेट हो चुका है बायर्स के लिए। ये गोल्ड रेट अभी स्टैग्नेंट रहेगा हमारे लिए। कंज्यूमर्स के माइंडसेट अभी वो बना चुके हैं कि 60,000 से नीचे रेट नहीं आने वाला है, वो डिफाइंड है। आगे चल के जैसे हम कह रहे हैं वेडिंग सीजन के लिए प्री बुकिंग्स एंड डिजाइनिंग जो हमारी होती है वो शुरू हो चुकी है पहले से, एंड लाइन क्रिएशन होती है हमारे लिए जो वेडिंग सीजन के लिए वो शुरू हो चुकी है, कीपिंग इन माइंड कि अभी यही रेट है। एंड कंज्यूमर्स की हमने रेसिप्रोकेशन भी देखी है कि उनको अभी सरप्राइज सिनेरियो से निकल चुके हैं 60,000 की। सो आई फील इट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्गर बाय एट 60,000 ऑनवर्ड्स नाउ। ओके, यानी राजीव जी आप ये कह रहे हैं कि कस्टमर्स कंफर्टेबल हैं इस लेवल पे और वो यहाँ से और गिरावट की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पे जब प्राइसेस कम होते हैं तो कंज्यूमर्स के मन में ये सवाल जरूर आता है जो हम कल भी बातचीत कर रहे थे, जैसे कि क्या यहाँ से प्राइसेस और नीचे जाएंगे। तो इस तरीके कोई सवाल कंज्यूमर्स के मन में नहीं है, दे आर फाइन विद द करंट लेवल्स। यस, इनफैक्ट 60,000 अभी ये सेटल हो चुकी है रेट हमारे लिए, so that's what we feel consumers are now confident। and जैसे आपने कहा 63,000 हमने देख चुके हैं रेट, तो there's an upswing possible। I don't feel overall 60,000 के नीचे रेट आएगी भी। राजीव, अगर एक प्राइस व्यू भी एज अ ज्वेलर, एज अ फिजिकल पार्टिसिपेंट आपसे लेना चाहें तो आपको क्या लगता है कहाँ प्राइसेस जा रहे हैं अब यहाँ से? आई फील 2,000 के ऊपर ही रेट होगा एज द डॉलर प्राइस इज कंसर्न। एंड रुपी जो डिवैल्यू हुई है स्लाइटली, इसमें हमें चेक रखना पड़ेगा, बिकॉज ये स्लाइड और कंफर्टेबल होती है गोल्ड को क्रॉस करने के लिए। सो आई पर्सनली डोंट फील बिलो 60,000 वुड बी अ बेंचमार्क, एंड ओनली एन अपस्विंग इज पॉसिबल गोइंग हेड इन द सीजन। चलिए, तो यहाँ से प्राइसेस ऊपर की तरफ ही जाएंगे, ये राजीव जी का व्यू है। रवि का भी व्यू ले लेते हैं। शुक्रिया राजीव जी आने के लिए शो में अपने व्यूज देने के लिए। रवि, आपके कमेंट्स क्या हैं गोल्ड प्राइसेस पर इन लेवल से? जरूर से गोल्ड में लास्ट वीक भी हमने सेलिंग की सिल्वर गोल्ड दोनों में रिकमेंडेशन दी थी, बट अभी मुझे लग रहा है कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के करीब गोल्ड प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में इम्पोर्टेंट सपोर्ट 1930 के करीब है, डोमेस्टिक मार्केट में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 59,240 के करीब है। तो जब तक अभी ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होते, नए शॉर्ट के लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा रिस्क सेलर के लिए ये रहेगा कि अभी अगर कोई ओवरनाइट एग्रीमेंट यूएस गवर्नमेंट एंड वहां पे सेनेट में बन गया तो मेरे हिसाब से एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग भी वहां पे ड्यू है। तो थोड़ा ये माइंड में ध्यान रखें ट्रेडिंग के लिए। शायद अगर आपको नीचे अगर 59,240 के करीब अगर गोल्ड मिल जाता है तो वहां पे बाय करें, क्योंकि सिल्वर में थोड़ा वीकनेस बेस मेटल का भी है। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आगे जाके फिर से जो इकोनॉमिक कंसर्न है वो आगे जाके आएंगे। आगे जाके जैसे डेट सेलिंग का मामला खत्म होता है, बॉन्ड मार्केट में एक बड़ी रिलीफ मिलेगी, तो उसका भी एक एडवांटेज शायद गोल्ड के प्राइसेस में आता हुआ दिख सकता है। तो गोल्ड में बाय करें, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड रखें, इंट्राडे ना रखें। 58,600 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाए। अपर साइड मेरा मानना है कि फिर से 60,100 तक के लेवल आपको दिखने चाहिए। ऑल राइट, तो यानी कि अच्छी खासी मुनाफा वसूली हम देख चुके हैं, काफी सारे फैक्टर्स इन द मनी हैं, और जैसे कहा गया कि डेथ सीलिंग एक इकलौता ऐसा इवेंट है जिसके ऊपर पूरी बाजार की फिलहाल नजर है। आगे बढ़ते हैं और बात अब मेटल्स की कर लेते हैं, क्योंकि पिछले 3 दिनों की भारी गिरावट के बाद आज खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज हमें यहां पर देखने को मिली हैं। अमित, कैसे देखते हैं आप ओवरऑल बेस मेटल सेक्टर, जहां पर आधे से 1.5% की बढ़त है? कॉपर की अगर बात करें तो 700 के लेवल्स यहां पर फिर से रिज्यूम होते हुए, जिंक में कल हमने ऑलमोस्ट 203-204 के स्तर बनते हुए देखे थे, यहां पर भी खरीदारी अच्छी खासी है। सबसे बेहतर खरीदारी एक्चुअली जिंक में है 2% की बढ़त के साथ। जी मेरा फर्स्ट ट्रेड रहेगा कॉपर के ऊपर, क्योंकि बेस मेटल में मेरे को लगता है कल एक जो लो बनाए वहां से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, तो प्राइसेस एक पुल बैक के लिए थोड़ा सा रेडी है। लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो कॉपर जून वायदा 704 के आसपास अगर मिलता है तो इंट्राडे के लिए इसमें एक खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं 697 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लेके चले। ऊपर में 712 से लेके 714 के लेवल जो है जल्दी इसमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे अगर जिंक की बात करूं तो जिंक जो भी करंट इसका मौजूदा भाव है 209.90 के आसपास है। 208 के आसपास इसमें एक बाय का ट्रेड लिया जाना चाहिए। 206 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लेके चले। 212 से लेके 213 के भाव इसमें 1-2 दिन में देखने को मिल सकते हैं।
मनीषा जी, लास्ट ट्रेड जो एक नेचुरल गैस का थोड़ा सा एक्सपायरी जो कल हुई है उसमें मिस्टेक हो गया था लेवल में, चार्ट थोड़ा सा अपडेट नहीं हुआ था, तो उसको मैं करेक्ट करना चाहूंगा। नेचुरल गैस का भाव जो है 204 के आसपास है, मौजूदा स्तरों पर बिकवाली कर सकते हैं 210 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 185 के टारगेट के लिए। जी मनीषा। रवि, आप कोई एक ट्रेड लेंगे बेस मेटल से? बेस मेटल में मुझे लग रहा है कि जो एक एडिशनल फैक्टर चेंज हुआ है कि आज सुबह चाइना काफी एक्टिव है उसके करेंसी एंड फॉरेक्स मार्केट में। लगातार आज सुबह से युआन में चाइनीज इंटरवेंशन दिख रहा है, तो काफी ड्राई रन के बाद काफी मींस के लोग के एक्सपेक्टेशंस थी कि ऐसा कुछ इंटरवेंशन स्टार्ट होगा, तो एटलीस्ट करेंसी फॉरेक्स मार्केट से चाइना ने अपना इंटरवेंशन चालू किया है। तो अभी फिर से मार्केट में ये प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है कि जल्द ही चाइना को स्टिमुलस मेजर्स अनाउंस करेगा। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि इतनी बड़ी करेक्शन के बाद आज एक ग्रीन मोमेंटम आपको मींस के बेस मेटल्स में दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे मेरा प्रेफर पिक कॉपर रहेगा। कॉपर में जो करंट कॉन्ट्रैक्ट जून है, मींस का अभी एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट जून है, तो वहां पे 705 के करीब बाय करें। स्टॉप लॉस आप 695 का लगा सकते हैं। अपर साइड मेरा मानना है कि 720 तक के लेवल एज ए पार्ट ऑफ शॉर्ट कवरिंग कॉपर में आते हुए दिख सकते हैं। वही एल्यूमिनियम में जो डेफिसिट वाला रिपोर्ट था, शायद लग रहा है कि चाइना फैक्टर के हिसाब से प्राइस में इतना इम्पैक्ट नहीं आया था, बट अगर रिकवरी आएगी तो मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम पे प्रेफर पिक हो सकता है। उसका जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है 207 के करीब चल रहा है, जून कॉन्ट्रैक्ट बाय करे। स्टॉप लॉस 204.80 का लगा है, मुझे 210 तक के लेवल नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में आते हुए दिख सकते हैं। तो दोनों में कॉपर एंड एल्यूमिनियम जून कॉन्ट्रैक्ट में आप बाइंग करके चल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये आ रही है आपके लिए बेस मेटल्स पर। एल्यूमिनियम पर आपको व्यू दिया गया है, 207 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, ब्रेक में जाऊं उससे पहले क्विकली एक राय डॉलर इंडेक्स पर भी ले लेते हैं। रवि, यहाँ क्या कमेंट्स हैं आपके, क्या लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? डॉलर इंडेक्स में मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत पर्टिकुलर लेवल जो है 104 का, आई थिंक यहाँ पे कंसोलिडेशन का माहौल रहेगा। 104.32 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। मुझे नहीं लग रहा कि अभी कोई फैक्टर ऐसा है कि वो इसको ब्रेक करने पे मजबूर करे, तो अभी मुझे लग रहा है कि पार्ट ऑफ कंसोलिडेशन हो सकता है। आज कोर पीसी प्राइस इंडेक्स के डेटा आने हैं, जो कोर इन्फ्लेशन के डेटा है, एंड फेड की मीटिंग के पहले वाला सबसे इम्पोर्टेंट डेटा है। तो मुझे लग रहा है कि ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ये पीसी प्राइस इंडेक्स 0.3% से कुछ बढ़ के आता है तो शायद थोड़ा कॉन्ट्रा जा सकता है। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि डाउन साइड 103.50 से लेके 104.30 तक के रेंज आपको इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। वहीं रुपये में भी इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है। 83 का टॉप मुझे बन रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए बन गया। डाउन साइड वहां रुपये की स्ट्रेंथ 82.40 तक आते हुए दिख सकती है। चलिए, तो ये व्यू रहा प्राइस लेवल्स के हिसाब से डॉलर इंडेक्स पर। रुक रहे इसी के साथ इस एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर एग्री कमोडिटीज पर तो फोकस करेंगे ही, साथ ही साथ फूड ग्रेन्स के जो एडवांस एस्टिमेट्स आए हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ एग्री इकोनॉमिस्ट विजय सरदाना मौजूद रहेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सरकार ने फूड ग्रेन्स का थर्ड एडवांस एस्टिमेट्स यानी कि तीसरा अनुमान जारी कर दिया है, जिसमें सरकार इस बार गेहूं, चावल, कॉटन वगैरह की बम्पर पैदावार की उम्मीद जता रही है। सच्चाई में कितनी उम्मीद है, किस तरह की क्वालिटी है, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। हमारे साथ एग्री इकोनॉमिस्ट विजय सरदाना जुड़े हैं। विजय जी नमस्कार। पिछले साल जो उत्पादन था वो 315 मिलियन टन के आसपास था। इस बार सरकार 330 यानी 350 का यहाँ पर एस्टिमेट लगा के बैठी है। कैसे देखते हैं आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये नंबर्स, क्योंकि सभी मार्केट, ट्रेड, सेक्टर पार्टिसिपेंट्स ये मानते हैं कि हमेशा थोड़ा सा ऑन द हायर साइड रहता है सरकार का नंबर। बिल्कुल सही कहा आपने मनीषा जी कि सरकार का हमेशा फोरकास्टिंग पॉजिटिव रहता है, ताकि किसी तरह का इन्फ्लेशनरी प्रेशर इकोनॉमी पे नहीं आए, लोग होर्डिंग करना शुरू ना कर दें, स्पेकुलेशन शुरू ना हो जाए। तो एक सरकार की रणनीति रहती है कि एक पॉजिटिव मैसेज दिया जाए ताकि इकोनॉमिक स्थिति कंट्रोल में रहे। और जहां तक बात है कि जो सरकार ने एस्टिमेट दिया है ये कितना सही है, लास्ट ईयर जो हुआ था कि जिस तरह से क्लाइमेटिक कंडीशन थी, सीड सेटिंग के टाइम पे जो क्लाइमेट टेम्परेचर ज्यादा था उसका असर यील्ड पे और क्वालिटी पे आया था। इस बार भी टेम्परेचर ज्यादा था, तो मुझे ये लगता है कि जो सरकार ने फोरकास्टिंग करी है उसमें थोड़ा बहुत आपको डिप्रेशन दिखेगा। 2-3 कारण है, क्लाइमेट है,
सॉइल हेल्थ इंप्रूव नहीं हो रही है, पंजाब जैसी जगह में वाटर टेबल नीचे जा रही है। तो कुल मिला के जो सरकार ने आंकड़ा दिया इसको आप हायर साइड मान सकते हैं, एक्चुअल इससे कम होगा। सेकेंड एडवांस एस्टिमेट नंबर से तो थर्ड एडवांस एस्टिमेट नंबर थोड़े से ऑन द हायर साइड ही हैं, लेकिन इसको अगर क्रॉप वाइज भी लिया जाए विजय जी, तो कॉटन में ऑफ कोर्स हमने चिंता आते हुए देखी है। जहां तक गेहूं की बात है वहां पर भी जो सरकार एक्सपेक्ट कर रही थी उससे काफी कम गेहूं है ट्रेड एस्टिमेट्स के लिहाज से। अब प्राइस राइज हल्का सा हमने यहाँ पर फिर से लौटता हुआ देखा है जहां तक गेहूं की बात है। तो अगर हमें क्रॉस क्रॉप्स देखें, ये जो प्री मॉनसून इरेटिक वेदर हमने बनता हुआ देखा है, एल निनो की चिंताएं हैं आगे जाकर, क्या कुछ आप ऑन राडार रखेंगे फिलहाल? एक बात है फूड ग्रेन अवेलेबिलिटी की, उसमें चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जितना व्हीट और पैडी प्रोडक्शन हिंदुस्तान में होता है वो हमारी जरूरत से ज्यादा है। हाँ, थोड़ा बहुत जो एक्सपोर्ट फोकस रहता है उसमें कमी आ सकती है, डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी में चैलेंज नहीं रहेगा, पहली बात। जहां तक इरेटिक मॉनसून की बात है, जो पल्सेस का एरिया है और उसके साथ साथ जो ऑयल सीड्स हैं, ये दो क्षेत्र चिंता के हैं। जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है उस तरह से प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है दोनों पल्सेस और ऑयल सीड में, वहां पे ज्यादा कंसर्न है, वहां पे इंपोर्ट बढ़ सकता है या प्राइस इन्फ्लेशन का असर हमको दिख सकता है। और विजय जी, एक कमेंट आपका वीट पर भी चाहिए। यहाँ भी जो आउटपुट नंबर्स गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है वो 112-113 मेट्रिक टन के आसपास है। अगर प्रीवियस ईयर के एस्टिमेटेड प्रोडक्शन देखें तो 107-108 मेट्रिक टन के आसपास था। और हमने देखा भी है फरवरी में गर्मी कितनी हुई है और साथ ही साथ अनसीजनल रेनफॉल हुई है हार्वेस्टिंग के टाइम। तो यहाँ नंबर्स कितने रियलिस्टिक रह सकते हैं, साथ ही साथ प्राइस ट्रेंड जो, क्योंकि गेहूं में हमने एक्सपोर्ट्स भी बैन होते हुए देखे हैं, काफी सारी डेवलपमेंट्स गवर्नमेंट ने अंडर प्राइस चेक के लिए की है लास्ट ईयर। तो यहाँ क्या व्यू है आपका? देखिए, व्यू बहुत सिंपल है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का डेटा मंगाती है, उसको कंपाइल करती है, और स्टेट गवर्नमेंट अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए हर साल पिछले साल के डेटा में 3 से 5% का एडिशन करके केंद्र सरकार को भेज देते हैं। बहुत रेयरली आपको दिखेगा कि राज्य सरकारें कभी ये कहेंगी, चाहे मौसम खराब हो, वेदर खराब हो, मॉनसून खराब हो, कि प्रोडक्शन कम हुआ। बहुत रेयरली होता है। अक्सर एस्टिमेट्स में ये होता है पिछले साल जो डेटा था उसमें 3 से 5% जोड़ दो, खाना पूरी हो जाती है, कागज भेज दो। अनफॉर्चुनेटली यही कारण है कि बार बार जब हम फ्लक्चुएशन की बात करते हैं, एस्टिमेट्स और रियलिटी में गैप क्यों आता है, उसका कारण यही है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।